बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, साल 2014 में सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि भारत की नई यात्रा का शंखनाद था। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, सभी पार्टियां परिवारवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद की वंशज हैं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के विकास कार्य गिनाए। प्रधानमंत्री ने सुंदरकांड की चौपाई के जरिए देश को संदेश दिया। पीएम ने कहा, हनुमान जी का जीवन आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देता है। पीएम ने कहा, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में झंडा फहराया। नड्डा ने दीप जलाकर समारोह की शुरुआत की। नड्डा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता एक पल भी बैठने वाले नहीं है। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर पार्टी कार्यालय में झंडा फहराया। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के सांगरपुर में मंदिर में अमित शाह ने 54 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर अमित शाह ने फूल अर्पित किए, पूजा भी की। इस दौरान उनके साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। ये विराट मूर्ति काष्ठ भंजन देव मंदिर परिसर में बनाई गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम किंग ऑफ सांगलपुर रखा गया था। आज हनुमान जन्मोत्सव में पूरे देश में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लेकर खास तैयारी की गई है। उधर गृह मंत्रालय ने शोभा यात्रा को लेकर खास अलर्ट भी जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में खास तौर पर नजर रखी जा रही है। उधर दिल्ली में भी शर्त के साथ शोभा यात्रा को मंजूरी मिली है। जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालने का कार्यक्रम है। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के खास तैयारी की गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अयोध्या में हनुमान गढ़ी में पूजा अर्चना की गई। उधर मध्य प्रदेश के मंडला में शोभा यात्रा निकाली गई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही का आज आखिरी दिन था, लेकिन हंगामे की वजह से संसद में कामकाज ठप रहा। विपक्ष के संसद वेल में काले कपड़ों में पहुंचे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में राहुल गांधी के समर्थन में अकेले दिग्विजय सिंह काले कपड़ों में पहुंचे। आज लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी में कांग्रेस सहित 13 दल हिस्सा नहीं लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज खत्म हो गई है, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने राहत देते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। लगातार 6 बार बढ़ने के बाद 7वीं बार रेपो रेट ना बढ़ाकर आरबीआई ने यह राहत दी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों के अलग अलग केस हैं। सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ 2 केस दर्ज किए हैं। एक मामला आबकारी नीति केस का है, जबकि दूसरा केस जासूसी के आरोप को लेकर है। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। ईडी ने कोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिली तो इस केस के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को साल 2022 में मई के महीने में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। शाइस्ता परवीन की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। अतीक अहमद के जेल आने के बाद से शाइस्ता परवीन ही उनके कारोबार को संभाल रही थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में मुकदमा दर्ज होने के बाद से शाइस्ता फरार है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसक मामलों की जांच का दायरा बढ़ गया है। अब मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है। ईओयू की साइबर सेल इस जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो और मैसेज की जांच की जा रही है। ये शक है कि वीडियो में मैसेज से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की गई थी।
दिल्ली में पद्म पुरस्कार बांटे जाने के दौरान हस्तशिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, मुझे बीजेपी सरकार में पुरस्कार नहीं मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित किया। कादरी के मुताबिक उन्हें यूपीए के शासन में ही पद्मश्री पुरस्कार मिलने की उम्मीद थी और इसके लिए उन्होंने कई साल तक इंतजार भी किया। भारत ने यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी समिति के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इस चुनाव में भारत को 46 जबकि चीन को मिले सिर्फ 19 वोट। 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस जीत के ऊपर खुशी जताते हुए यूपीए में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को ट्वीट करते हुए बधाई भी दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दिल्ली और पंजाब में हथियार सप्लाई करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 8 पिस्तौल के साथ 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। बताया गया कि मध्य प्रदेश के खरगोन से इन हथियारों को खरीदा गया था, जिसे संपत नेहरा गैंग और दूसरे गिरोह को मुहैया कराने की तैयारी की गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण आग लगने की वजह से कपड़ा बाजार पूरी तरह जलकर राख हो गया। 5 दिन पहले कपड़ा बाजार में आग लगी थी, जिससे कि बाजार को पूरी तरह तबाह कर दिया था। बताया गया कि आग लगने से करीब 10 अरब से ज्यादा का नुकसान हो गया है। उधर दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दमकल कर्मी दुकान के शटर काटकर आग बुझाते नजर आए। उधर आज 5वें दिन इस भीषण आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद पर हुए हमले के विरोध में गाजा में आतंकी समूह सड़क पर उतर आए हैं। इजरायल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है। अल-अक्सा मस्जिद में इससे पहले भी हमास और इजरायल एक दूसरे से भिड़ चुके हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ये टकराव तब हो रहा है जब मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना चल रहा है और यहूदी फसह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल पर हमास की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ है। इजरायल ने दोबारा रात होते ही अल-अक्सा मस्जिद में फिर से पुलिस फोर्स भेज दी। इस दौरान बड़ी संख्या में इजरायली सेना यरूशलेम के पुराने शहर में तैनात हो गई। हिंसा फैलाने वाले फिलिस्तीनियों पर हमला बोल दिया गया। इजरायल की फोर्स ने उन्हें अल-अक्सा मस्जिद में जाने से रोक दिया। मस्जिद के गेट पर सख्त पहरा लगा दिया गया। अफगानिस्तान में हेरात इलाका भीषण धमाके से दहल उठा है। सूत्रों के मुताबिक शहर में गोलीबारी और विस्फोट हुआ। तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इस्लामी स्टेट खुरासान के ठिकानों पर हमला किया। इस्लामिक स्टेट खुरासान इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन ISIS का सहयोगी है, लेकिन इस धमाके में किसी के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है और न ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया। और ब्राजील के ब्लूमेनारो में हमलावरों ने डे केयर सेंटर में मौजूद कई बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हमलावर ने बाद में पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। इस बात की जानकारी संता कतारीना राज्य के गवर्नर ने ट्वीट करके दी है।